छात्राओं, मैं आर.एस. विजय आप सभी को YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़े थे गॉस नियम के अनुप्रयोग में अनंत तार का विद्युत क्षेत्र। ये अनंत तार था और इस पर पूरा आवेश बिखरा हुआ था और इसके कारण r दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र पढ़ाए थे। उसका फॉर्मूला 2k λ/r निकाला गया था पिछले वीडियो में। अब जब कभी भी आपको दिक्कत हो वीडियो खोजने में तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट लिखा रहता है और वहां पर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के जो वीडियो अपलोड किए गए हैं वहां पर आपको दिखाई देगा। तो हिंदी मीडियम वाला पे क्लिक करिएगा तो 1 2 3 4 ऐसे लगातार वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो जो बीच में से वीडियो देखिएगा उनको तो देखने में दिक्कत होगा, तो इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। अब ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं इसमें पिछले वाले वीडियो से क्लोजली रिलेटेड है, पूरी तरह से संबंधित है। पिछला वाला जो वीडियो था वो अनंत तार का विद्युत क्षेत्र, तो अनंत तार का जो विद्युत क्षेत्र है उसी पर आधारित कुछ प्रश्न इसमें हम बताएंगे, ठीक है, जिसका फॉर्मूला अभी हमने बताया 2k λ/r। तो चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे स्पेशल पॉइंट, ठीक है। स्पेशल पॉइंट में सबसे पहला मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा यहां पर। वो क्वेश्चन है वृत्तीय गति पर आधारित। तो वृत्तीय गति क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा यहां हम लोग जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग वहां देखेंगे, है ना। देखिए बाबू, वृत्तीय गति में कोई भी वस्तु अगर गति कर रहा है तो वृत्तीय गति में दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। अगर आप वृत्तीय गति में हैं, है ना, तो यहां पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। मैं अजड़त्वीय फ्रेम की बात कर रहा हूं। और जड़त्वीय फ्रेम का जो जानकारी है वो हम लोग 11th क्लास में लेते हैं, तो उतना डीपली हम नहीं जाएंगे। बस सीधा सीधी जो हम बात कर रहे हैं उसको समझिए। वृत्तीय गति में अगर कोई वस्तु गति कर रहा है, ठीक है, तो उस पर आपको दो बल लगाना है। एक बल केंद्र से बाहर की ओर लग रहा है, ये केंद्र है, और ये वस्तु है जो वृत्तीय गति में चल रहा है। तो बाहर की ओर बल का नाम होगा mv²/r, ठीक है, सब लोग को याद कर लेना है ये बात। और इस बल का नाम होगा अपकेंद्र बल। और एक बल इस वस्तु पर केंद्र की ओर कार्य करता है। यह केंद्र से दूर हुआ, अप मतलब बाहर, अब केंद्र बने केंद्र, केंद्र से बाहर की ओर एक बल काम करेगा। उसका फॉर्मूला होगा mv²/r, ठीक है। आप जानते भी होंगे, अगर 11th क्लास पढ़े होंगे तो केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, फिजिक्स में भी पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, अंदर यहां बात करेंगे तो इस बल का नाम हम Fc देते हैं। अब बाहर वाला बल का नाम अपकेंद्र, इसका नाम अभिकेंद्र बल। आज के बाद मैं दोबारा वृत्तीय गति नहीं बताने वाला 12th क्लास में, ठीक है। जब कभी भी वृत्तीय गति का प्रयोग करेंगे हम, तो वहां पर पहला एक बल आपको लगा देना है बाहर की ओर, mv²/r, और एक बल अंदर की ओर जरूर चाहिए। ये बल रहेगा तभी इसको बैलेंस करेगा। और जब तक ये बल बैलेंस नहीं होगा तो वृत्तीय गति संभव नहीं है, ठीक है। यानी कि वृत्तीय गति में कितने प्रकार के बल लगते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? तो एक केंद्र की ओर और एक केंद्र से दूर। केंद्र की ओर लगने वाला बल का नाम अभिकेंद्र बल, इसका नाम अपकेंद्र बल, ठीक है। अब समझिए, ये जो बल है बाबू, ये स्यूडो बल है, काल्पनिक बल है, जो कि पढ़ना था 11th क्लास में। तो कौन सा बल है ये बहुत ज्यादा डीपली जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सीधे सीधे याद रखिएगा कि दो बल है, और ये जो बल है ये एक प्रकार का वास्तविक बल है, ठीक है। अब काल्पनिक बल क्या होता था, है ना, स्यूडो बल क्या होता था, ये तो 11th क्लास की बात है और वहां जाने की जरूरत भी नहीं है। बहुत डीप कंसेप्ट है, बहुत डीप कंसेप्ट है ना। तो आप सीधे सीधे याद रखिए कि दो तरह के बल कार्य करते हैं, एक अभिकेंद्र बल, एक अपकेंद्र बल।
अब वृत्तीय गति के लिए ये दोनों बलों को आपस में बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमेशा mv²/r होगा। लेकिन मैं अभी केंद्रीय बल की बात करूं तो ये कोई जरूरी नहीं है, फॉर्मूला इसका फिक्स्ड नहीं है, इसीलिए हमने इसका कोई फॉर्मूला नहीं लिखा, हम सिर्फ लिख दिए FC। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि FC होगा क्या? तो कहता है बाबू कि सिचुएशन के अनुसार FC का मान बदलते रहेगा, फॉर्मूला बदलते रहेगा। जैसे अगर आप सीधे सड़क पर, ऐसे सड़क है, अगर कहीं सड़क है और वहां पर मोड़ है और आप उस सड़क पर ऐसे मुड़ना चाहते हैं वृत्तीय पथ पर, साइकिल मुड़ा रहे हैं या फिर मोटरसाइकिल या बाइक, कुछ भी गाड़ी वगैरह कुछ भी मुड़ा रहे हैं, अगर आप टर्निंग कर रहे हैं कहीं भी फ्लैट सतह पर, है ना, तो वहां अंदर की ओर जो बल कार्य करता है ना, अभिकेंद्र बल, वो कार्य करता है घर्षण बल। यानी कि वहां कौन सा बल है जो अंदर की ओर कार्य करता है? तो सीधे फ्लैट सतह पर कहीं भी अगर आप मुड़िएगा ना, क्षैतिज सतह पर, तो वहां पर अंदर की ओर कार्य करता है घर्षण बल। यानी कि अगर आप ऐसे ही सतह है, आप ऐसे मुड़ रहे हैं, तो बाहर की ओर काम करेगा mv²/r, इसको बैलेंस करेगा अंदर की ओर घर्षण बल। ये सब 11th क्लास में पढ़ना था। ठीक है, किसी रोड पर मुड़ रहे हैं। अगर हम बात करें ऐसा कुआं है, ये सब 11th क्लास में पढ़ना था, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। एग्जाम्पल बताने के बाद जो आपको बताएंगे उस पर ज्यादा ध्यान देना बात। ये इस पर 11th क्लास में गाड़ी दौड़ाया जाता है। ये बेलनाकार दीवार है ना, अब यहां पर ही चारों तरफ ऐसे गाड़ी दौड़ रहा है, तो बाहर की ओर लगता था mv²/r। ठीक है, अब अंदर की ओर लगता था जो बल, ठीक है, इस बल का नाम था यहां पर अभिलंब बल, इसका नाम था अभिलंब बल। अच्छा, इससे भी सिंपल एग्जांपल बता रहे हैं। ये तो थोड़ा सा जो लोग 11th नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा दिक्कत होगा। सबसे बेहतरीन एग्जांपल यह है सूरज और ये पृथ्वी। अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, तो बाहर की ओर कौन सा बल लगा? वही mv²/r। अब कहिएगा कि अंदर की ओर कौन बल लगेगा? तो बोलो बाबू, सूर्य जो है पृथ्वी को कौन से बल से अपनी ओर खींचता रहता है? सूर्य पृथ्वी पर कौन सा बल लगाता है? तो हम लोग सब जानते हैं कि सूर्य अपने 9 ग्रहों को गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है। तो ये कौन सा बल हो गया? यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल हो। ठीक है, यानी कि यहां पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल अंदर की ओर कार्य किया और बाहर की ओर mv²/r। अभी पीछे देखे थे हम लोग कि जब गाड़ी का टर्निंग होता है तो अंदर की ओर कौन सा बल कार्य किया? घर्षण बल कार्य किया। ऐसे 11th क्लास में बहुत सारे उदाहरण थे, लेकिन जो पॉपुलर उदाहरण है उसको मैं ले रहा हूं। चलिए, यानी कि अंदर की ओर बल कार्य करने वाला यहां गुरुत्वाकर्षण। अभी हम लोगों ने रोड पर टर्निंग में देखा घर्षण बल हो गया। ठीक है, लेकिन बाहर वाला अभी भी mv²/r है, हर जगह mv² रहेगा। और उदाहरण लेते हैं एक उदाहरण और ले लेते हैं। एक उदाहरण और है, हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन प्लस चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है जो कि माइनस चार्ज होता है ना। अब यहां भी पढ़े होंगे आप केमिस्ट्री में, बाहर की ओर बल लगता है mv²/r और अंदर की ओर कौन सा बल लगता है? तो ये है प्लस चार्ज और ये है माइनस चार्ज। ये भी एक आवेश है और ये भी एक आवेश है। तो एक आवेश दूसरे आवेश पर कौन से बल लगाते हैं बाबू? तो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम विद्युत बल कहते हैं। यानी कि यहां पर कौन सा बल काम करेगा? तो विद्युत स्थैतिक बल, बाहर विद्युत स्थैतिक बल। तो आप देख रहे होंगे बाबू कि बाहर की ओर लगने वाला बल हमेशा mv²/r रह रहा है और अंदर वाला जो बल है उसको आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे सूर्य और पृथ्वी वाले केस में गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, अभी दोनों आवेश है तो विद्युत स्थैतिक बल हो गया। आगे चल के चुंबक की बात होगी
तो वहां चुंबकीय बल हो जाएगा, है ना। हम वृत्ताकार टर्निंग की बात करते हैं रोड पर, तो वहां पर घर्षण बल हो गया। तो जगह जगह पर, हर जगह। अच्छा, अगर आप किसी धागा से किसी वस्तु को बांध के ऐसे घुमा रहे हैं तो धागा में तनाव बल लगता है। यहाँ बाहर की ओर mv²/r, तो अंदर की ओर तनाव बल लगेगा। रस्सी में तनाव बल, रस्सी में कौन सा बल लगता है? तनाव बल लगता है ना। तो ये रही बात वृत्तीय गति की। तो उम्मीद है कि आपको वृत्तीय गति बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब कौन सा बल अंदर कार्य करेगा ये प्रश्न बताएगा, ठीक है। तो चलिए हम सवाल इस टाइप का जो है वो देखते हैं। यहाँ पर बहुत एग्जाम में ये सवाल आ चुका है, और ऐसा जरूरी नहीं कि एक सवाल अगर आप बना ले तो वही सवाल आए, उस पर आधारित और भी सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो वो बहुत पॉपुलर सवाल है। अनंत तार के चारों ओर, या परितः, परितः मीन चारों ओर होता है वृत्तीय गति, या आवेश की वृत्तीय गति। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अनंत तार में आवेशित अनंत तार की बात कर रहा हूं, यानी कि एक अनंत तार है, इस पर आवेश बिखरा हुआ है, मान लीजिए प्लस चार्ज है इस पे, ठीक है ये, और इसके चारों ओर एक आवेश गति कर रहा है। इस पर आधारित प्रश्न आएगा। तो मान लीजिए कि वो आवेश जो है वो Q है और इसका द्रव्यमान M है, मतलब जो आवेश घूम रहा है उसका कुछ वजन तो होगा ना, तो वजन हम M मान लेते हैं, और ये यहां से R दूरी पर घूम रहा है, ठीक है। तो सवाल क्या पूछता है? तो सवाल बहुत आ चुके हैं बाबू। देखिए लेमडा, यहां लेमडा दिया हुआ है, आप समझ रहे होंगे लेमडा क्या है, पिछला वीडियो देखे होंगे। तो ये है रैखिक आवेश घनत्व। बहुत सवाल आते हैं। पहला सवाल और जेन्युइन सवाल ये है कि अगर ये चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो ये प्लस चार्ज है, तो ये कौन सा चार्ज होना चाहिए? तो अगर ये प्लस है और ये भी प्लस ले लेंगे तब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वृत्तीय गति होने के लिए बाहर की ओर तो ये बल तो काल्पनिक बल होता है, ये तो लगेगा ही mv²/r, अंदर की ओर बल लगना जरूरी है, ठीक है, जो इसको बैलेंस करेगा। ये तो वृत्तीय गति होगा और लगना शुरू, ये तो लगेगा ही, लेकिन मेन बल कौन है? मेन बल है अंदर वाला। तो अंदर वाला जो बल लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा? ये आवेश है, ये भी एक आवेश है। तो एक आवेश दूसरे आवेश पर कौन सा बल लगाता है? विद्युत बल। तो आवेश की वजह से ही ना यहां बल लगेगा, ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि हम अभी विद्युत स्थितिकी की ही बात कर रहे हैं ना। अभी तो सब आवेश की बात हो रही, इस पर भी आवेश है, ये भी आवेश है, तो एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाएगा। अब सोचो, यह आवेश इस पर अगर ऐसे बल लगाएगा तो जाहिर सी बात है यह आकर्षण हो रहा है, और अगर आकर्षण हो रहा है बाबू तो ये प्लस चार्ज है, तो बोलो ये क्या होना चाहिए? माइनस। आप पढ़े हैं प्लस के चारों ओर माइनस घूमता है, आप कभी ऐसा नहीं सुने होंगे प्लस के चारों ओर प्लस घूमता है। ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई प्लस चार्ज हो और उसके चारों ओर प्लस चार्ज घूमता है। घूमता वृत्तीय गति तब होगा ना जब बल आकर्षण लगेगा, देखिए ऐसे, नहीं तो अगर प्लस प्लस ले लेंगे तो विकर्षण हो जाएगा, है ना। तो प्लस प्लस लेने से विकर्षण हो जाएगा, तो वहां वृत्तीय गति संभव है ही नहीं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अगर यहां माइनस चार्ज हो गया तो फिर यहां प्लस हो जाएगा। हर हाल में उल्टा चार्ज होना चाहिए, यानी कि लिख सकते हैं सबसे पहला बात कि वृत्तीय गति के लिए लेमडा कॉमा क्यू विपरीत होने चाहिए, चलिए अब सवाल क्या है? सवाल इसमें बहुत आ सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला एक ही है, अभिकेंद्र बल बराबर अपकेंद्र बल। अब इससे जितना भी सवाल आ जाए, तो यहाँ पर अगर हम अभिकेंद्र बल की बात करेंगे
तो अब केंद्र बल तो mv स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। अभी केंद्र बल की अगर मैं बात करूंगा तो इसका नाम हम Fe देंगे या Fc दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यह Fc जानते हैं किसके बराबर होगा? ये भी एक आवेश है और ये भी एक आवेश है, और एक आवेश दूसरे आवेश पर जो बल लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। ठीक है, यानी कि पक्का है कि ये विद्युत स्थैतिक बल है, ये प्लस और ये माइनस इधर और mv स्क्वायर बाई इधर, ये हो गया अभिकेंद्र बल और ये हो गया अपकेंद्र बल। सवाल बनाना है तो ये दोनों को बराबर कर दे। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि Fc का फॉर्मूला आएगा कहां से? Fc है क्या यहाँ पर? तो यहाँ पर Fc विद्युत स्थैतिक बल है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं, विद्युत स्थैतिकी पढ़ रहे हैं, तो ज्यादातर तो हम बात विद्युत बल की ही करेंगे ना। सब काम जितना भी रिलेटेड है इससे सब विद्युत बल से रिलेटेड है। तो Fc यानी कि विद्युत स्थैतिक बल, इसको हम Fe भी कह देते हैं। Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अच्छा लग रहा है। Fc बराबर Fe। अब Fe के जो फॉर्मूला हैं वो कूलम नियम में दो बताए गए हैं। एक बताया गया K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और दूसरा फॉर्मूला QE। तो आप मन में गेस कर सकते हैं यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना? तो सिंपल सी बात है बाबू, हम बोले थे कि ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर जो फॉर्मूला है ये तभी लगेगा जब आवेश बिंदु आवेश हो। कैसा आवेश हो? बिंदु आवेश हो। तो क्या यहां दोनों आवेश बिंदु आवेश हैं? देखिए, एक आवेश ये है और दूसरा आवेश ये है, तो हमें तो नहीं लगता है ये बिंदु आवेश है। ये बिंदु आवेश है, परंतु ये वाला तो बिंदु आवेश नहीं है, ये तो अनंत तार है। ठीक है, तो दोनों बिंदु आवेश होना चाहिए। ये बात कंफर्म हो गया कि ये तो नहीं लगेगा। ये बात कंफर्म है, तो लगेगा ये वाला। और ऐसे भी हम लोग इस अनंत तार का विद्युत क्षेत्र पढ़े, तो विद्युत क्षेत्र वाला फॉर्मूला ही ना लगेगा। मोटा मोटी बात करें, सीधा सीधे ऐसे हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात। ठीक है, और अगर ऐसे देखेंगे तो ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर तभी लगता है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर जब ये बिंदु आवेश हो। तो बिंदु आवेश तो है नहीं, तो लगेगा पक्का बात है यही बल, है ना? अब सवाल ये उठता है कि ये जो Fc बराबर Fe लगेगा वो QE लगेगा। तो Q तो दिया हुआ है, देखिए ये Q क्या था? जिस पर बल लग रहा है ना उसका आवेश होता है, और E है विद्युत क्षेत्र। कहेगा E कहां से आएगा? तो हम कल बताया है E पिछले वीडियो में 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, तो यहां पर रख देंगे 2k लैम्डा बाई आर, यानी कि यहां वृत्तीय गति अगर करवाना है आपको तो वृत्तीय गति के लिए कुछ नहीं करना है। Fc बराबर अपकेंद्र बल बराबर अभिकेंद्र बल, तो अभिकेंद्र बल बराबर अपकेंद्र बल। ठीक है, अब अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला तो ये देखिए यहां है अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला QE। अब E के जगह तो E के जगह रख देंगे 2k लैम्डा बाई आर, या इप्सिलॉन नॉट के टर्म में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। आर से आर कट गया, यहां से आप चाहें तो भी निकाल सकते हैं। जो सवाल में पूछेगा वो सब चीज यहां से निकल सकता है। हो गया, तो ये क्वेश्चन इस पर इस तरह से बनाना है आपको। अब मेरा मकसद ये सिर्फ पॉइंट बताना नहीं था, ये सवाल बताना ही मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद था आपको वृत्तीय गति की जानकारी देना। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वृत्तीय गति पर जो सवाल आएगा वो अनंत तार पे ही आएगा, गलत बात। जहां जहां विद्युत क्षेत्र पढ़ने जा रहे हैं वहां वहां अगर घूमने की संभावना हुई वृत्तीय गति में कहीं भी, तो वहां घुमा दीजिएगा। अब घुमाइएगा QE लगा देंगे अंदर की ओर और बाहर की ओर mv स्क्वायर बाई आर, मामला फिनिश, है ना? और सवाल बना देंगे। तो इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, इसके बाद हम देखते हैं।
जैसे इस पर सिंपल सवाल पूछा था, एक सवाल आया था बिल्कुल सिंपल इसी पर। देखिए क्वेश्चन, अनंत तार है, चारों वृत्तीय पथ पर गतिमान इलेक्ट्रॉन की चाल बताइए चित्र में। तो चित्र ऐसा दिया हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज चारों तरफ घूम गया। तो हम लोग सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो माइनस ही होता है, यानी कि Q बराबर हो गया माइनस ही। अच्छा, लेमडा दिया हुआ है प्रश्न में, इतना चीज दिया हुआ है। मास हम लोग जानते हैं इसका एमी होता है, एमी से सूचित करते हैं, और ये r दूरी पर घूम रहा है, ऐसा तक दिया हुआ है। हमें भी निकालना है, कुछ नहीं करना। अंदर की ओर क्या लगाएंगे बाबू, जैसे अभी था, अंदर की ओर लगेगा QV और बाहर की ओर mv²/r, यानी कि अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल बराबर अपकेंद्र बल। तो QE के जगह, E के जगह 2k λ/r या λ/2 पाई इप्सिलॉन नॉट r। इप्सिलॉन नॉट के रूप में भी आंसर बोल सकते हैं और k के रूप में भी बोल सकते हैं। तो जरूरत के अनुसार अगर सभी ऑप्शन में k के रूप में होगा तो k वाला फॉर्मूला लेंगे, और मान लीजिए कि ऑप्शन में इप्सिलॉन नॉट के रूप में तो इप्सिलॉन नॉट के रूप में ले लेंगे आंसर को। r से r कट गया, अब Q के जगह E कर देना है, और ऐसे भी k λ/r आपको यहां पर साइन नहीं लेना है ना, क्योंकि साइन लीजिएगा ना तो v² सामने निगेटिव आ जाएगा, और v² कभी निगेटिव होता नहीं है। तो ऐसे भी ये सब मोड में चलता है, जो भी फॉर्मूला है सब मॉडुलस में चलता है। सदिश राशि का परिमाण कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो यहां हो जाएगा mv² बराबर, यहां पर ये अगर मोड में है तो E 2e लैम्डा k लैम्डा, तो इसलिए v² बराबर 2k e लैम्डा डिवाइड बाई m का अंडर रूट। ये क्वेश्चन मेडिकल के एग्जाम में, इंजीनियरिंग के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए ये बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ना, और फिर से कंपटीशन में भी आ सकता है। चलिए इसको लिख लीजिएगा। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा इसको। ऐसा कोई जरूरी नहीं है बाबू कि इस वृत्तीय गति पर सवाल सिर्फ इसी पर आए, ठीक है, सवाल बदल भी सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपटीशन में सवाल आ रहा है, तो उसको वही सवाल पूछने में थोड़ा सा ये लगता है फिर से वही कैसे पूछें, तो आपको कहीं से भी पूछ सकता है। जैसे आप पढ़े हैं ठोस गोला, ठीक, कैसा गोला, तो आवेशित ठोस गोला, आवेशित ठोस गोला जिसका आयतनीय आवेश घनत्व रो है, उसमें त्रिज्या r के आधी दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति कर रहा है, तो उसकी चाल बताइए। क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आपको करना कुछ नहीं, देखिए बाबू ये है केंद्र, केंद्र से कहता है कि इसकी त्रिज्या कैपिटल R मानो, और इस त्रिज्या के आधी दूरी पर यानी कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर काट रहा है।
तो आधी दूरी कहने का मतलब आप विद्युत क्षेत्र 3 जगह पढ़े थे, याद होगा आपको। एक गोले के अंदर, एक गोले के बाहर और एक गोले के पृष्ठ पर। तो यहां पर r बराबर प्रश्न में यानी कि दूरी जो दिया है वो r/2 है। ठीक है, तो वही लगाएंगे जो हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। देखिए बाबू, इलेक्ट्रॉन है, ये चारों ओर घूम रहा है, तो बाहर की ओर कौन सा बल लगेगा, तो वही बाहर की ओर mv²/r। ठीक है, अंदर की ओर कौन सा बल लगेगा, तो अंदर की ओर qv। अब कहेगा qv का है, इलेक्ट्रॉन भी आवेशित है और वो माइनस चार्ज है, और जाहिर सी बात है गोला पर प्लस चार्ज होगा, तभी तो इसको आकर्षित कर रहा है। तो देखिए बाबू, ये गोला पर हो गया प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर हो गया माइनस चार्ज, तो इसको खींच के वृत्तीय गति करवा रहा है। आपका काम क्या है, आपका काम कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा सोचोगे न्यूमेरिकल में फंसोगे। सिंपल सोच पर आधारित क्वेश्चन बनाओ। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्वेश्चन को सिंपल तरीके से लीजिए। तो सिंपल तरीका यही है कि वृत्तीय गति है तो 2 बल होंगे, एक अभिकेंद्र बल और दूसरा अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल को कोई नहीं बदल सकता, कुछ भी हो जाए, ये फॉर्मूला हमेशा mv²/r रहेगा। ठीक है, अगला अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर लगेगा qv। अब कहिएगा काहे सर, क्यों? देखिए बाबू, जब आयतनीय आवेश घनत्व रो हो तो हम आपको इसका विद्युत क्षेत्र पढ़ाए हैं। ठीक है, और इस गोला का विद्युत क्षेत्र 3 जगह पढ़ाए थे, एक गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर। तो मैं कहां बात कर रहा हूं, मैं गोले के अंदर बात करूंगा। क्यों? क्योंकि त्रिज्या की आधी दूरी कहां हो सकती है, बाहर तो हो नहीं सकती, अंदर ही होगा ना। और विद्युत गति हमें यहां पर देखना है, तो विद्युत क्षेत्र भी यहीं पर देखेंगे। यानी कि यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा इनसाइड वाला होगा, मतलब अंदर वाला। ठीक है, और Q की जगह इलेक्ट्रॉन है तो E हो जाएगा। हालांकि माइनस E होता है लेकिन ये मोड में चल रहा है। ठीक है, E का वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो E का फॉर्मूला अंदर में हम बताए थे बाबू, ρr/3ε0, एक दूसरा kqr/rq। अब इनमें से इस फॉर्मूला का प्रयोग किया जाए कि इस फॉर्मूला का प्रयोग किया जाए, है ना। तो सवाल में आपको Q नहीं दिया है, आपको रो दिया है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। रो दिया है तो हम इसका प्रयोग करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा ρr/3ε0। कितना मजे वाला सवाल है, mv²/r। r क्या है, दूरी ना, ये दूरी कितना दिया हुआ है, आंसर में देखेंगे r बराबर r/2 दिया हुआ है, तो यहां पर r/2 कर देंगे और भी यहां से निकाल लेंगे। चाल ही निकालना है ना, तो चाल बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए r से गुना कर दो तो ई रो r³ डिवाइडेड बाई 3ε0। अच्छा, m आ जाएगा नीचे, यहां बचा v², कुछ नहीं किए, r से गुना कर दीजिए, r से गुना कर दीजिए और m को भागा में लेके चले जाइए, है ना। तो v² बराबर क्या आ जाएगा, ये r से गुना होगा तो सॉरी r² हो जाएगा, है ना। अब यहां से भी निकालना है तो अंदर रूट कर देंगे, भी निकल जाएगा। r बराबर कितना रखना है, तो ये देखिए यहां से दिया होगा r/2। ठीक है, तो उम्मीद है ये सवाल क्लियर हो गया होगा। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसी पर सवाल आए, और भी बहुत जगह जहां जहां आपको विद्युत क्षेत्र पढ़ाए हैं, अभिकेंद्र बल qv और बाहर की ओर mv²/r। ठीक है, ऐसे करके आप सवाल हर जगह बना सकते हैं। इसको लिख लीजिएगा वीडियो रोक करके। अब हम अगला स्पेशल पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा
दो अनंत तारों, आवेशित तारों के बीच प्रति एकांक लंबाई में बल। ठीक है, ये है एक अनंत तार जिसका रैखिक आवेश घनत्व जो है वो λ1 है, और ये है दूसरा अनंत तार, इसका रैखिक आवेश घनत्व जो है वो λ2 है। ठीक है, और दोनों के बीच की लंबवत दूरी r है। इतना सवाल में दिया। सवाल पूछता है कि एक तार दूसरे तार पर बल तो लगा रहा होगा, ये भी आवेशित है और ये भी आवेशित है। ठीक है, इन्फिनाइट इन्फिनाइट इन्फिनाइट, और दोनों के बीच की दूरी r है। तो सवाल कर रहा प्रति एकांक लंबाई में बल ज्ञात करिए। ठीक है, तो प्रति एकांक लंबाई में बल क्यों कह रहा है? क्योंकि देखिए ये तार अनंत तक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ना ये लंबाई नहीं दिया रहता है, तो लंबाई नहीं दिया हुआ है तो ये बहुत अनंत तक जाएगा, तो इसके सब पार्ट पे बल निकालना संभव नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि हम 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर लंबाई पर, यानी कि एकांक लंबाई पर हम बल निकालते हैं। तो इसलिए हेडिंग दिया हमने प्रति एकांक लंबाई में बल। और जब एकांक लंबाई में निकाल देंगे तो फिर जितना लंबाई में कहेगा उससे उसमें गुना कर दिया जाए, है ना। तो ये λ1 है और ये λ2 है, मतलब इसका रैखिक आवेश घनत्व ये है और इसका रैखिक आवेश घनत्व ये है। दोनों के बीच की दूरी r है, इसका रैखिक आवेश घनत्व λ1 और इसका रैखिक आवेश घनत्व λ2, दोनों r दूरी पर रखे गए हैं। बहुत सारा सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है इस पर भी। ठीक है, डायरेक्ट सवाल एकदम आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला से आता है। तो इन दोनों के बीच बल लगेगा प्रति एकांक लंबाई में कितना। तो ऐसा करते हैं कि हम l लंबाई में बल निकाल देते हैं। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात रही फॉर्मूला की। फॉर्मूला आप कौन सा लगाएं? ठीक है, तो देखिए बाबू, जाहिर सी बात है कि ये एक आवेश है और ये भी एक आवेश है, तो बल तो विद्युत बल ही लगेगा। अब विद्युत बल का हम दो फॉर्मूला बताए, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और एक बताया है QE, जिसमें ये तब मान्य होता है ना जब दोनों बिंदु आवेश हो। तो क्या आपको लगता है ये बिंदु आवेश? ये पूरा अनंत तार है, बिंदु आवेश कहां से? तो ये भी बिंदु आवेश नहीं है, ये भी बिंदु आवेश नहीं है, दोनों को बिंदु आवेश होना जरूरी है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे फिर। तो अब ये खत्म हुआ तो बचा कौन? तब ये बचा। ज्यादातर केस में यही वाला फॉर्मूला का प्रयोग होता है, क्योंकि ये तो सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए होता है। तो अगर बिंदु आवेश नहीं है तो अब ऐसे भी सवाल बिंदु आवेशों के बीच निकालने के लिए क्यों देगा? उतना आसान सवाल है ना, तो सवाल थोड़ा होना चाहिए मजेदार। तो यहां पर क्यों लगेगा, ये बात कंफर्म हो गया। ये क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये तब लगता है जब बिंदु आवेश हो, यानी कि ये फॉर्मूला बिंदु आवेशों के लिए तो बड़े बड़े आवेशों के लिए ये लगेगा। अब इसको आप ढंग से समझिए। अगर दो आवेश के बीच आपको बल निकालना है और आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ये बराबर Q, तो सवाल ये उठता है कि ये Q किसका होगा और E किसका होगा। तो देखिए बाबू, कहता है कि जिस पर आप बल देख रहे हैं ना उसका Q आवेश होगा, और जिसके कारण बल देख रहे हैं उसका विद्युत क्षेत्र होगा। मतलब क्या हुआ, अगर इस तार के कारण आप इस पर बल देख रहे हैं तो इस तार के कारण बल देख रहे हैं तो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, और जिस पर बल देख रहे हैं मतलब जो बल का अनुभव कर रहा है उसका आवेश Q होगा। और वैसे भी F बराबर QE में ये जो बल होता है ना, ये वाला बल, ये Q आवेश पर लगा बल होता है।
ठीक है, तो क्यू आवेश उसी का होगा जिस पर बल लगा है। क्यों? क्योंकि जिस पर बल लगा था उसी का आवेश क्यू था। बात बराबर हुआ है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि पहला आवेश के कारण यानी कि पहला तार के कारण दूसरा तार पर बल देखते हैं। तो पहला तार का हमें विद्युत क्षेत्र लेना होगा, ठीक है ना। एकरा का इसके कारण बल देख रहे हैं इस पर, तो इसका विद्युत क्षेत्र, जो बल लगाएगा उसका विद्युत क्षेत्र, जिस पर बल लगेगा उसका आवेश, ठीक है। तो पहले तार का विद्युत क्षेत्र इक्वल टू बाई आर। आप विद्युत क्षेत्र कहां देखिएगा, तो देखिए बाबू, इसके कारण आपको बल यहां निकालना है, तो विद्युत क्षेत्र वही ना देखते हैं जहां पर हमें बल निकालना रहता है। जैसे पहले बताया गया था यह फॉर्मूला, तो ये कहा गया था कि इस बिंदु पर क्यू आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र इसी बिंदु पर देखेंगे। अगर यहाँ विद्युत क्षेत्र ई होगा तो इस पर बल लगने वाला फॉर्मूला होगा F बराबर क्यू, है ना। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखना है यहां पर, इसके कारण तो कितना दूरी हो गया, आर दूरी हो गया, है ना। कितना दूरी हो गया, यहां से देखिए आर दूरी हो गया। तो आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला 2k लैम्डा बाई आर। अब लैम्डा में लैम्डा 1 लगाना जरूरी है क्योंकि ये पहला तार का है विद्युत क्षेत्र। अब दूसरे तार के एल लंबाई में आवेश। अब कहेगा ये लंबाई क्यों ली? देखिए बाबू, अनंत लंबाई में बल निकालना संभव ही नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि इसका हम एल भाग ले लेते हैं जिस पर हम बल निकालने जा रहे हैं, है ना। तो अगर एल लंबाई हो और लैम्डा दिया है रैखिक आवेश घनत्व, तो हमें आवेश कैसे निकलेगा? क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, तो दूसरे तार के एल लंबाई में आवेश चाहिए, क्यू चाहिए, क्योंकि हमें ई तो मिल गया है। अब जिस पर बल निकाल रहे हो उसका आवेश चाहिए, तो हम सब जानते हैं कि लैम्डा बराबर क्यू बाई एल फॉर्मूला होता है। तो क्यू बराबर क्या होगा, लैम्डा इंटू एल, है ना। तो यहां पर क्यू बराबर लैम्डा 2 इंटू एल। ये जो बल निकालने जा रहे हैं ना, वो पहला के कारण दूसरा पर निकाल रहे हैं। और क्या पूरे लंबाई में निकाल रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ एल सेक्शन में निकाल रहे हैं। तो बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले तार के कारण दूसरे तार पर बल, दूसरे तार के एल लंबाई में बल, F बराबर क्यू वी। तो क्यू के जगह हो जाएगा लैम्डा 2 इंटू एल और उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2k लैम्डा 1 बाई आर, ठीक है। तो बल बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइड बाई आर इंटू एल। अब आपको बल नहीं चाहिए, एल लंबाई में बल निकला, आपको चाहिए प्रत्येकांक लंबाई में बल। तो कहेगा प्रत्येकांक लंबाई में बल कैसे निकलेगा? तो देखिए बाबू, जब एल लंबाई में बल निकल गया तो एक लंबाई में क्या होगा, एल से भागा दे देंगे। ऐसे भी एफ बराबर इतना इंटू एल है, तो एफ इधर है, एल इधर है, एल को इधर से इधर ले आते हैं, है ना। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसको लिख लीजिएगा पॉज करके देखिए। एफ बाई एल, ए हो गया प्रत्येकांक लंबाई में बल, बचा 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई आर, ठीक है। एफ बाई एल, तो ऐसे कर सकते हैं कि एल लंबाई में एफ बल है, तो एक लंबाई में क्या होगा, एफ बाई एल, है ना। यानी कि ये जो बल निकला ये तो एल लंबाई पर बल हो गया, और यहां पर प्रत्येकांक
लंबाई में बल, इसका नाम हम स्मॉल एफ दे देते हैं, विच इज इक्वल टू एफ बाई एल इज इक्वल टू 2k लेमडा 1 लेमडा 2 बाई आर। इसको इप्सिलॉन नॉट के रूप में लिखें तो लेमडा 1 लेमडा 2 बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि ई का फॉर्मूला 2k लेमडा बाई आर के रूप में होता है, और इसके इप्सिलॉन नॉट के रूप में लेमडा बटा 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर और लेमडा 2। तो देखिए यह है पहला का विद्युत क्षेत्र और यह है दूसरा का लेमडा, यानी कि आप चाहें तो रख सकते हैं स्मॉल एफ बराबर ई लेमडा 2, ठीक है, दूसरा पर बल ई लेमडा 2 और पहला पर बल ई लेमडा 1 है ना, लेकिन इससे बढ़िया फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है, तो ये बेहतर फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लेंगे। तो ये रहा अनंत तार का विद्युत क्षेत्र पर आधारित प्रश्न। अगले वीडियो में हम बताएंगे बेलन का विद्युत क्षेत्र, अगला वीडियो में हम पढ़ाएंगे बेलन का विद्युत क्षेत्र। लेकिन ये बेलन का जो विद्युत क्षेत्र है उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि अनंत तार के विद्युत क्षेत्र के जैसा है, अनंत तार के विद्युत क्षेत्र के जैसा है। ठीक है, तो अगला वीडियो में हम बेलन का विद्युत क्षेत्र बताएंगे। अब वो और एक इसके बाद वीडियो होगा, 2 वीडियो में गॉस लॉ खत्म। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।